माय डियर लिसनर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपको हमारी स्टोरी पसंद भी आ रही है। तो देखते हैं आगे। तेरे लिए के एपिसोड 143 में आगे क्या हुआ। कहानी अब तक कही, जो कि रूही के साथ में और अपने बच्चों के साथ में शॉपिंग करने आई थी। अचानक ही कोई उसे किडनैप कर लेता है और थोड़ी देर बाद में उसे एहसास होता है कि वो एक किसी और के नहीं बल्कि अस्वस्थ राणा के कब्जे में है। कहीं उसे सही से नहीं जानती थी। वहां पर क्रिस्टी भी थी, जो कि अस्वस्थ से कही को मारने के लिए बोल रही थी, क्योंकि उसे कही की वजह से इनसिक्योरिटी हो रही थी। इधर अस्वस्थ कही को देखकर जैसे पागल हुआ जा रहा था और उसके करीब जाना चाहता था। इधर रूही का मॉल में रो रो कर बुरा हाल हो चुका था और उसने अपने भाई वेदांत और रुद्र को भी बुला लिया था। इधर कही, जो कि काफी घबराई हुई थी, वो रूम में इधर उधर कुछ ढूंढ रही थी। वो ऐसे चुपचाप नहीं बैठ सकती थी। उसने मनी मन कहा, तुझे कुछ करना होगा कही। कि तभी उसकी नजर रूम में कुछ ऐसी चीज पर गई जिससे उसकी आंखों में चमक आ गई और एक राहत भी नजर आने लगी। अब आगे क्रिस्टी, जो नीचे हॉल में ही मौजूद थी और बेचैनी से इधर उधर चक्कर लगा रही थी, उसने जब असपस को नीचे आते हुए देखा तो जल्दी से उसके पास से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या? अस्वस्थ ने बिना उसकी तरफ देखे जल्दी से उसकी बातों को काट दिया और अपने कदम बढ़ाते हुए कहा, हाँ मैं जा रहा हूँ। तब तक तुम उसका ध्यान रखना और याद रखना कि वो कहीं भागने ना पाए। फिर रुककर क्रिस्टी को वार्निंग देने वाला लुक देते हुए कहा, वरना इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ सकता है, समझी? कहकर अस्वस्थ वहां से निकल गया। क्रिस्टी को तो जैसे मौका मिल गया था कई के ऊपर अपना गुस्सा उतारने का। अस्वस्थ के जाते ही उसने ऊपर की तरफ देखा और फिर एक डेविल स्मेल के साथ उसने अपने कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ा दिए। कई वे अभी बेड से उठकर थोड़ा आगे ही बढ़ी थी कि तभी एकदम से फिर से डोर ओपन हुआ। उसकी नजर दरवाजे की तरफ चली गई, जहां पर क्रिस्टी अंदर आती हुई जलती निगाहों से कई को घूर रही थी। कई ने अपने बढ़ते कदम रोक लिए और बिना किसी एक्सप्रेशन के क्रिस्टी को देखने लगी। क्रिस्टी ने ऊपर से नीचे तक कहीं को देखा, तिरछी स्माइल के साथ उससे कहा, मानना पड़ेगा, वैसे काफी खूबसूरत हो तुम, और तुम्हारी ये खूबसूरती मर्दों को अपनी तरफ सिड्यूस करने के लिए काफी है। पर अपनी खूबसूरती का असर अस्वस्थ पर डालने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम्हारी जान ले लूंगी मैं। क्रिस्टी की बात सुनकर कहीं ने अपनी मुठ्ठियां गुस्से से कस ली और गुस्से से कहा, अस्वस्थ राणा, तो यही नाम है ना उस आदमी का? तो एक बात मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारा जो कोई भी नाम हो, मुझे ना तुम में और ना ही तुम्हारे उस अस्वस्थ राणा में कोई इंटरेस्ट है। दूसरी बात, तुम्हारा वो अस्वस्थ राणा मुझे किडनैप करके यहाँ पर लेकर आया है। मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई। कई का ऐसे जवाब देना क्रिस्टी को बहुत गुस्सा दिला रहा था। वो गुस्से से उसकी तरफ बढ़ी और उसके बालों को पकड़ते हुए बोली, तुम शायद भूल रही हो कही, तुम हमारी कैद में हो, इसलिए अपनी जवान को थोड़ा लगाम में रखो। क्रिस्टी के ऐसे पकड़ने से कहीं को अपने बालों में दर्द महसूस होने लगा, लेकिन उसने किसी भी तरह का अंदाजा नहीं होने दिया, ना ही डर और घबराहट अपने चेहरे पर आने दिया, और क्रिस्टी की आंखों में देखते हुए कहा, तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव कर तो रही हो, पर याद रखो, जब तुम्हारा वो अस्वस्थ लौट कर आएगा और उसे पता चला कि तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, तो सोचो वो तुम्हारा क्या हाल करेगा। दरअसल जब अस्वस्थ राणा और ट्रस्टी के बीच कही को लेकर बात हो रही थी, तब भले ही कही उन दोनों की तरफ नहीं देख रही थी, पर वो उनकी सारी बातें सुन रही थी। इससे कही को ये तो अंदाजा हो गया था कि अगर इस लड़की ने मुझे जरा सा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो अस्वस्थ राणा इसे छोड़ेगा नहीं। इस बात का डर क्रिस्टी के मन में भी जरूर था। रणविजय ने ही उसे समझाया था कि कभी भी वो किसी मुसीबत में फंस जाए तो हमेशा अपने कान खुले रखे और आसपास की सारी सिचुएशन को ठंडे दिमाग से ऑब्जर्व करने की कोशिश करे। कही की बात सुनकर क्रिस्टी ने झटके से उसके बालों को छोड़ दिया और अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोली, देखो, अगर तुम यहाँ से भागना चाहती हो तो इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। बोलो, जाना चाहती हूँ यहाँ से? क्रिस्टी की बात सुनकर कही हैरानी से उसे देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि भला क्रिस्टी उसकी मदद क्यों करेगी, और ये भी कि वो भला क्रिस्टी पर भरोसा करे भी तो क्यों। हो सकता है कि ये उसकी कोई चाल हो, उसे फंसाने की चाल। क्रिस्टी उसके मन में आए सवालों को जान चुकी थी, इसलिए उसने अपने हाथ बांधते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, तो फिर अपने फायदे के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम अस्वस्थ के करीब हो। अस्वस्थ तुम्हें मारना नहीं चाहता, बल्कि सारी जिंदगी तुम्हें अपने पास रखना चाहता है। समझ रही हो ना मेरे कहने का मतलब? वो तुम्हें सारी जिंदगी अपनी मिस्ट्रेस बनाकर रखना चाहता है, पर उसकी जिंदगी में से एक ही औरत रह सकती है और वो हूं मैं, और कोई नहीं।
तो बोलो, क्या सोचती हो, जाना चाहती हो यहाँ से? कहने के साथ ही क्रिस्टी कही के फेस एक्सप्रेशन से उसके मन के पढ़ने की कोशिश करने लगी। क्रिस्टी की बात सुनकर कही ने अपनी नजर दूसरी तरफ फेर कर मनी मन सोचने लगी, तो ये मुझे यहाँ से भगाना चाहती है, सिर्फ अपने फायदे के लिए। तो इसमें गलती क्या है? मैं भी कौन सा यहाँ जिंदगी भर इसकी कैद में रहना चाहती हूँ। अच्छा मौका है, कहीं इसकी मदद लेना ही सही रहेगा। उसने फिर गहरी सांस ली और वापस क्रिस्टी की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम मेरी मदद से यहाँ से मुझे भगाने में हेल्प करना चाहती हो, तो मैं भी तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। कही की बात सुनकर क्रिस्टी के होठों पर तिरछी स्माइल आ गई। उसने कहा, ठीक है, रात के 2 बजने का वेट करो, क्योंकि रात 2 बजे अस्वस्थ को कहीं जाना है। अस्वस्थ यहाँ मौजूद नहीं होगा, तो मैंने मेरे पास सुबह तक का वक्त होगा तुम्हें यहाँ से दूर भेजने के लिए। लेकिन इस बारे में अस्वस्थ को खबर नहीं होनी चाहिए, वरना अस्वस्थ तो बाद में तुम्हारे साथ कुछ करेगा। उससे पहले मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, समझी? कहीं ने अपना सिर हाँ में हिलाया, तो क्रिस्टी ने अपने कदम बाहर जाने के लिए बढ़ा दिए। लेकिन दरवाजे तक जाते ही वह रुक गई और बिना कहीं की तरफ देखकर बोली, अस्वस्थ आज रात इस रूम में जरूर आएगा, पर तुम्हें उसे अपने करीब नहीं आने देना है। कुछ वक्त के लिए किसी तरह तुम खुद अपने आप को अस्वस्थ राणा से बचा लो। कहकर क्रिस्टी रूम से बाहर निकल गई और जाते जाते वो रूम को बाहर से लॉक करना नहीं भूली। क्रिस्टी के जाते ही कहीं ने अपने सीने पर हाथ रख लिया। इस वक्त उसकी धड़कनें बहुत तेज चल रही थी। वो भले ही अपने चेहरे पर नहीं आने दे रही थी कि वो इस वक्त बहुत ज्यादा घबराई हुई है, लेकिन अंदर ही अंदर वो कैसा महसूस कर रही थी ये तो सिर्फ वही जानती थी। वो धम से नीचे सिर्फ फर्श पर बैठ गई और अपने सीने पर हाथ रखते बोली, हाँ, मैं उसे खुद को छूने भी नहीं दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न लेनी पड़ जाए। फिर अपनी जान तो दूंगी ही, लेकिन उसकी जान भी लेनी पड़ेगी मुझे। कहते कही की नजरें सामने टेबल पर रखे कांच के जग पर गई, जिसे कही कुछ पल तक देखती रही। कुछ देर बाद वो खड़ी हुई। उसने उसको उठाकर फर्श पर जोर से पटक दिया, जिससे वो जग चकनाचूर होकर फर्श पर बिखर गया। कही एक गहरी निगाह से उन्हें देखने लगी। इधर दूसरी तरफ इसी जंगल के एक सुनसान इलाके में 5-6 गाड़ियां खड़ी हुई थी। वहीं अस्वस्थ ने एक लैपटॉप को गाड़ी के बोनट पर रखा हुआ था और स्क्रीन पर चल रही न्यूज को देखकर उसकी आंखों में इस वक्त खून उतर आया था। एक के बाद एक उसे कई ऐसी खबरें मिल रही थी, जिसे सुनकर उसके तन बदन में आग लग गई थी। तभी उसके पीछे खड़ा हुआ आदमी अपने हाथ में टैब पकड़े घबराई आवाज में बोला, बॉस, एक एक करके हमारे सभी अड्डों पर ब्लास्ट हो रहा है। ये सब कौन कर रहा है, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चल रहा। यहाँ तक कि हमारी कंपनी के शेयर भी काफी स्पीड के साथ नीचे गिरते जा रहे हैं, और इसका फायदा उठाते हुए उन सभी शेयर्स को सूर्य दीवान ने कौड़ियों के भाव खरीद लिया है। तभी एक और आदमी भागता हुआ आया और हाँफते हुए बोला, बॉस, एक और बुरी खबर है। हमारी कंपनी के सारे प्रोजेक्ट सूर्य दीवान की कंपनी के पास चले गए हैं, और जितने में इन्वेस्टर्स थे उन सब ने दीवान इंडस्ट्रीज के साथ हाथ मिला लिया है। हमारी कंपनी पूरी बर्बाद हो गई बॉस, सब कुछ बर्बाद हो गया। उसकी बात सुनकर अस्वस्थ ने अपनी पॉकेट से गन निकालकर सारी की सारी गोलियां उस आदमी के सीने में उतार दी और चिल्लाते हुए कहा, बस करो, पहले ही मेरा दिमाग उस सूर्य दीवान ने खराब कर दिया है, और ये यहाँ उसके गुणगान गाया जा रहा है। फिर उसने गुस्से से लैपटॉप उठाकर जमीन पर फेंकते चिल्लाते हुए कहा, शौर्य दीवान, तुम हो कौन और क्यों कर रहे हो ऐसा? किस बात की दुश्मनी निकाल रहे हो मुझसे? मेरी बरसों की कमाई हुई इज्जत, मेहनत सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें मरना पड़ेगा। अस्वस्थ गुस्से से अपनी गाड़ी में आकर बैठा और स्पीड से गाड़ी लेकर वहां से निकल गया। उसने अपनी गाड़ी अपने फार्म हाउस पर रोकी और बाहर निकलकर अपने कदम फार्म हाउस के अंदर बढ़ा दिए। क्रिस्टी हॉल में अस्वस्थ का इंतजार कर रही थी। वह भागते हुए आई और कहा, अस्वस्थ, ये सब क्या हो रहा है? कौन कर रहा है ये सब? हमारी कंपनी के सारे शेयर्स एकदम डाउन हो चुके हैं, हमारे प्रोजेक्ट भी हमारे हाथ से चले जा रहे हैं, न्यूज में तुम्हारी ही बर्बादी की खबर चल रही है। अस्वस्थ का दिमाग पहले ही खराब हुआ पड़ा था, लेकिन क्रिस्टी की बातें सुनकर उसका दिमाग और ज्यादा हाई पर हो गया। उसने क्रिस्टी के गले को कसकर पकड़ा और दांत पीसते हुए कहा, बस, तुम्हारे बोलने की कसर रह गई थी क्रिस्टी। अगर जिंदा रहना चाहती हो तो अपना मुंह बंद रखो और एक एक शब्द पे मेरे सामने मत बोलना, वरना ऐसा ना हो कि शौर्य दीवान का सारा गुस्सा तुम पर निकल जाए। कहकर अस्वस्थ ने उसको फर्श पर ढकेल दिया, जिससे क्रिस्टी मुंह के बल फर्श पर गिर गई। फिर अस्वस्थ ने अपने कदम बार एरिया की तरफ बढ़ा दिए। उसने एक बोतल को ओपन किया और डायरेक्ट मुंह से लगा लिया। एक ही सांस में आधी बोतल
खत्म करने के बाद उसने अपने होठों को अपनी आस्तीन से पोंछते हुए कहा, यह शौर्य दीवान मेरे गले में फंसी हुई हड्डी बन चुका है। मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा कि वो किस बात का बदला ले रहा है मुझसे और क्यों कर रहा है ये सब। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा इस सूर्य दीवान को, कहकर उसने एक बार फिर बोतल को मुंह से लगा लिया और सारी की सारी बोतल खाली कर फर्श पर फेंक दी। अब शराब का नशा उस पर सर चढ़कर बोल रहा था। उसकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे अभी उन आंखों से खून निकल आएगा। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। पहले वो रणविजय रॉय कपूर, अब ये शौर्य दीवान। जीना हराम करके रखा हुआ है। रणविजय तो दुनिया से चला गया, पर ये शौर्य दीवान, ये क्यों मेरा पीछे पड़ा है हाथ धोकर। बर्बाद करके रख दूंगा इस शौर्य दीवान को। उसने अपने कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ा दिए। वो नशे में इस वक्त भले ही लड़खड़ा रहा था, पर इस वक्त वो पूरी तरीके से हैवान नजर आ रहा था, जो या तो किसी की जान ले सकता है और या किसी को भी पूरी तरीके से बर्बाद कर सकता है। धीरे धीरे वो कदम बढ़ाता हुआ ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। इधर कहीं चुपचाप वहां पर बैठी हुई किसी सोच में थी और यही सोच रही थी कि कब उसका रणविजय आए और उसे यहाँ से बचा कर ले जाए। उसे घबराहट भी हो रही थी कि कैसे वो अपने आप को बचा पाएगी। बेड पर घुटने मोड़े हुए सिमटी हुई बैठी हुई को हर बीतता समय उसका डर और ज्यादा बढ़ा रहा था। वो बस एक एक पल गिनते हुए रणविजय का इंतजार कर रही थी। रणविजय, प्लीज जल्दी आ जाओ। मुझे नहीं पता मैं कब तक खुद को बचा पाऊंगी उस अस्वस्थ राणा से। क्यों कर रहा है वो मेरे साथ ऐसा। मुझे अपने घर की, अपने बच्चों की बहुत याद आ रही है। प्लीज मुझे बचा लो। मैं पूरी कोशिश करूंगी खुद को सेफ रखने की, लेकिन अगर उस अस्वस्थ राणा ने मुझे मैला करने की कोशिश की तो या तो उसकी जान ले लूंगी या खुद की जान दे दूंगी, पर अस्वस्थ के गंदे इरादों को कामयाब नहीं होने दूंगी। कई की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। तभी एक तेज आवाज के साथ रूम का डोर एक बार फिर ओपन हुआ और कई की नजरें जैसे सामने की तरफ हो गई। उसकी आंखें डर से फैल गईं। सामने अस्वस्थ राणा अपनी लाल आंखों से कई को घूर रहा था। उसने अंदर आकर गेट को जोर से बंद किया और अपने कदम कई की तरफ बढ़ा दिए। अस्वस्थ राणा को सामने देखकर कई खुद में और ज्यादा सिमटने लगी। उसके चेहरे पर फैला हुआ डर अब खौफ में बदलने लगा था। वो डर से कांप रही थी, पर फिर भी खुद को काफी हद तक मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही थी। जैसे जैसे अस्वस्थ के कदम उसकी तरफ बढ़ रहे थे, कई डर से पीछे की तरफ खिसकती जा रही थी। उसने हिम्मत करके कहा, मेरे पास मत आना अस्वस्थ राणा, वरना खत्म कर दूंगी तुम्हें। कई की बात सुनकर अस्वस्थ ठाका लगाकर जोर से हंसने लगा और फिर कही की तरफ देखते हुए कहा, तुम तुम मुझे खत्म करोगी। हाँ कही, तुम जैसी नाजुक लड़की मुझे खत्म करने की बात कर रही है, कहकर अस्वस्थ एक बार फिर शैतानों की तरह हंसने लगा। फिर कही की तरफ देखते हुए कहा, पहले खुद को मुझसे बचा तो लो, फिर मुझे खत्म करने की बात करना। कहते वो जैसे ही बेड के पास आया, कही जल्दी से दूसरी तरफ से नीचे उतर गई और उसकी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहा, मुझे छूना तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होगी अस्वस्थ राणा, क्योंकि तुम नहीं जानते मैं किसकी बीवी हूँ। अस्वस्थ ने डेविड स्माइल के साथ कहा, जानता हूँ कही, तभी तो तुम यहाँ हो। तुम उस रणविजय रोय कपूर की बीवी हो और तुम्हारी वजह से मेरे भाई विक्रम चौहान की जान गई है। याद आया कुछ? मैं उसी विक्रम का भाई अस्वस्थ चौहान हूँ। कहते हो अस्वस्थ राणा का फेस गुस्से से लाल हो गया। विक्रम चौहान का नाम सुनकर कही को सारी बातें याद आ गईं। जब विक्रम चौहान ने उसे कैद किया था, अब जाकर कही को समझ आया कि अस्वस्थ राणा ने उसे किडनैप क्यों किया है। कही ने नफरत भरी नजरों से अस्वस्थ की तरफ देखते हुए कहा, ओह, तो तुम उस विक्रम चौहान के भाई हो जिसे मेरे पति ने कुत्ते की मौत मारा था, क्योंकि वो यही डिजर्व करता था। कही का ये कहना ही था कि अस्वस्थ गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा और उसके बालों को अपनी पकड़ में कसते हुए कहा, क्या कहा तुमने मेरे भाई के लिए? तुमने कहा कि वो यही डिजर्व करता था? कही ने बिना डरे अस्वस्थ की आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, मैंने यही कहा, वो यही डिजर्व करता था और तुम भी एक ऐसी मौत डिजर्व करते हो अस्वस्थ चौहान। अस्वस्थ ने एक अजीब सी स्मेल के साथ कहा, तो ठीक है कही, आज तुम्हारे साथ भी वही होगा जो तुम डिजर्व करती हो। कहने के साथ ही अस्वस्थ ने कही को बेड की तरफ ढकेल दिया। कही मुंह के बल बेड पर जा गिरी। जैसे ही वो दोबारा उठने की कोशिश करने लगी, अस्वस्थ उसके ऊपर आ गया, पर इससे पहले कि वो कही को काबू कर पाता, झटके से वो उससे दूर हो गया और उसकी बाह पर से खून निकलने लगा। अस्वस्थ ने हैरानी से कही की तरफ देखा। कही के हाथ में कांच का टुकड़ा जो बड़ा सा था दिखाई दे रहा था, जो कही ने अपने पास छुपाया हुआ था। ये वही टुकड़ा था
जो कांच का जग टूटने के बाद कही ने उठाकर अपने पास रख लिया था। बाकी के टुकड़ों को कही ने बेड के नीचे की तरफ सरका दिया था, ताकि अस्वस्थ को किसी तरह का शक ना हो। कई बेड से खड़ी हो गई और कांच के उस टुकड़े को अस्वस्थ की तरफ करते हुए कहा, कहा था ना, मुझे छूने के बारे में सोचना भी मत अस्वस्थ चौहान, वरना तेरी जान ले लूंगी मैं। अस्वस्थ गुस्से से एक बार फिर कही की तरफ बढ़ा तो कही ने एक बार फिर उसके दूसरे हाथ पर वार कर दिया, जिससे अस्वस्थ की दूसरी बाह पर भी कट लग गया और वहां से खून तेजी से बहने लगा। कई गुस्से और नफरत भरी नजरों से अस्वस्थ को घूर कर देख रही थी और उसे देखकर वाकई में लग रहा था कि अगर अस्वस्थ ने अपनी हदें पार की तो वो उसकी वाकई में जान ले लेगी। वहीं अस्वस्थ के चेहरे पर भी अब हैवानियत साफ नजर आ रही थी। उसने गुस्से से कही के गालों को कसकर पकड़ दीवार से लगा दिया और दांत पीसते हुए कहा, जो तुमने हरकत की है ना, उसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले कि उसे अपने सीने पर कुछ चुभता हुआ महसूस हुआ। कई ने उस कांच के टुकड़े को अस्वस के सीने के एक तरफ गड़ा दिया था और उसके आगे का हिस्सा थोड़ा सा उसमें चुभा भी दिया था। अस्वस ने पहले हैरानी से अपने सीने की तरफ देखा, जहां से अब हल्का हल्का खून बह रहा था, और फिर कही की तरफ। कई ने अस्वस की आंखों में देखते हुए कहा, मैं अपनी हरकत का खामियाजा भुगतूंगी या नहीं, ये तो बात की बातें हैं। लेकिन उससे पहले तुम ये सोचो, अगर मैंने इस टुकड़े को तुम्हारे सीने की तरफ प्रेस किया तो सोचो तुम्हारी क्या हालत होगी। तुम शायद भूल रहे हो कि मैं अंडरवर्ल्ड किंग रणविजय रॉय कपूर की बीवी हूँ, और उसने मुझे वो आग बनवाया बनाया है जो तुम जैसे को जलाकर राख करने का दम रखती है। कहकर उसने दूसरे हाथ से अस्वस के सीने पर हाथ रख उसे जोर से धक्का दे दिया, जिससे अस्वस्थ एक झटके से फर्श पर जा गिरा। अस्वस्थ पहले ही नशे में था और कही के इस बार को झेल नहीं पाया, लेकिन वो हैरानी से अपनी आंखें बड़ी के कही को देख रहा था। वो तो यही सोच रहा था कि ये नाजुक सी लड़की भला उसका क्या बिगाड़ पाएगी। लेकिन उसने तो कभी नहीं सोचा था कि ये छुई मुई सी लड़की इतना भी दम रखती है कि उसकी नजरों में ही नजरें मिलाकर उसे चैलेंज कर सकती है। कही की हिम्मत देखकर उसके सिर पर चढ़ा हुआ शराब का नशा एक भी बार में उतर गया। वो एक बार फिर कही की तरफ बढ़ा और उसने उसके उस हाथ को कसकर पकड़ लिया, जिस हाथ से कही ने उस कांच के टुकड़े को पकड़ा हुआ था। अस्वस्थ ने उसके हाथ से उस कांच के टुकड़े को अलग किया और उसे दूर फेंकते हुए कहा, मानना पड़ेगा बहुत हिम्मत है रणविजय रॉय कपूर की बीवी में, पर मुझे बहुत मजा आने लगा है तुम्हारी इस हिम्मत को तोड़ने में। मैं भी देखता हूँ मेरे सामने और मेरी हैवानियत के सामने तुम्हारी हिम्मत कहाँ तक टिक पाती है, क्योंकि मुझे झेलने का तुम में नहीं होगा कही। कहने के साथ ही उसने एक झटके से कही का हाथ मरोड़ दिया, जिससे कही के मुंह से दर्द भरी चीख निकली। कांच का टुकड़ा पकड़ने की वजह से कही के हाथ में कट लग गया था। अस्वस्थ अब जानबूझकर कही के उसी घाव को जोर से रगड़ रहा था, जिससे कही को बहुत दर्द हो रहा था और उसकी आंखों से दर्द की वजह से आंसू भी बहने लगे। लेकिन तभी अस्वस्थ को एक बार फिर अपने पेट में एक तेज दर्द का एहसास हुआ और वो उससे दूर हो गया। दरअसल कई ने अपने दूसरे हाथ की कोनी अस्वस्थ के पेट पर कसकर मार दी थी, जिससे होने वाले दर्द ने अस्वस्थ को उससे दूर करने पर मजबूर कर दिया था। यह रणविजय की दी हुई ट्रेनिंग का असर था, जो कई अपना इतना ज्यादा बचाव कर पा रही थी। रणविजय ने कही को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी थी। दरअसल वो भी यही चाहता था कि कही फिजिकली और मेंटली काफी स्ट्रांग रहे, क्योंकि जिस मुकाम पर आज रणविजय था तो उसके दुश्मनों की तादाद भी बहुत थी, और रणविजय की बीबी होने के नाते कहीं पर हर वक्त खतरा मंडराता रहता था। इसलिए रणविजय चाहता था कि कहीं भी इतनी स्ट्रांग हो ताकि खुद का बचाव कर सके। अस्तबस्त एक बार फिर कहीं की तरफ बढ़ता हुआ, तभी उसकी जो फोन था वो फिर से रिंग करने लगा, जिसने उसके बढ़ते कदम वापस रोक लिए। उसने इरिटेट होकर अपने फोन की तरफ देखा। फोन की स्क्रीन पर आ रहे नंबर को देखकर वह समझ गया था कि वो किसी भी हालत में इस नंबर को इग्नोर नहीं कर सकता। उसने एक जलती हुई नजर कही की तरफ डाली और कहा, ये मत समझना कि तुम बच गई हो। जो तुमने आज किया है ना, उसके लिए तुम्हें इतने खून के आंसू रुलाऊंगा कि तुम मौत मांगोगी, और तुम्हें वो मौत नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हारी जिंदगी मौत से बदतर बना दूंगा। कहकर अस्वस्थ राणा बाहर निकल गया। वही कहीं जो अभी तक एक हिम्मत के साथ अस्वस्थ के सामने खड़ी हुई थी, वो दीवार के सहारे टेक लगाकर बैठ गई। कुछ दर्द की वजह से और कुछ डर की वजह से उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अपने हाथ की तरफ देखा, जिससे अस्वस्थ ने बड़ी बेरहमी से मसला था। उसका कट जहां से पहले ही खून निकल रहा था, उसे अस्वस्थ ने इतनी बुरी तरह से मसलने की वजह से घाव और ज्यादा गहरा हो गया। उसका वो दर्द की वजह से कांप रहा था। उसने अपना एक हाथ से अपने आंसू पोंछे हुए किसी तरह से अपने दुपट्टे का सिरा फाड़ लिया
वो अपने उस हाथ का इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी जिस हाथ पे कट लगा हुआ था। इसलिए उसने एक सिरे को अपने मुंह से पकड़ा और दूसरे सिरे को हाथ से पकड़कर किसी तरह से अपने हाथ पर लपेट दिया ताकि खून बहना कुछ हद तक कम हो जाए। करीब 3 घंटे बाद क्रिस्टी रूम में आई। क्रिस्टी ने देखा कहीं दीवार से टेक लगाई बैठे बैठे सो गई है। क्रिस्टी ने आकर कही के कंधे पर हाथ रख उसे हिलाया और कहा, जल्दी उठो, हमारे पास इतना वक्त नहीं है, कहीं जल्दी उठो। क्रिस्टी के ऐसे हिलाने से कई हड़बड़ाकर उठ गई। उसे लगा कि शायद अस्वस्थ वापस आ गया है। उसने घबराई नजरों से क्रिस्टी की तरफ देखा। क्रिस्टी को अपने सामने देखकर कही की जान में जान आ गई। तो क्रिस्टी ने कही की बाह पकड़ उसे खड़ा करते हुए कहा, अब जल्दी करो, यहाँ से तुम्हें बाहर निकालने का वक्त आ गया है। मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं। याद रहे, अगर तुम पकड़ी भी जाती हो तो मेरा नाम तुम्हारी जुबान पर नहीं आना चाहिए, समझ गई? कही ने जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाया। तो क्रिस्टी ने कहा, जल्दी से मेरे पीछे आओ। कही भी चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगी थी। उसको बस यहाँ से निकलना था। घबराहट तो उसे भी बहुत ज्यादा हो रही थी, लेकिन उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं था एक क्रिस्टी पर भरोसा करने से अलावा। रूम से बाहर आकर क्रिस्टी ने पहले अपने आसपास नजरें डाली। जब उसे तसल्ली हो गई कि उन्हें कोई नहीं देख रहा है, तो उसने पीछे मुड़कर कही की तरफ देखा, जो सहमी हुई नजरें से अपने आसपास देख रही थी। क्रिस्टी ने धीरे से कहा, अब हमें इस फार्म हाउस के मेन गेट तक बिल्कुल धीरे धीरे जाना है। कोई आवाज मत करना, क्योंकि अगर हम किसी की नजरों में आ गए तो अस्त व्यस्त तुम्हारे साथ साथ मुझे भी नहीं छोड़ेगा। फार्म हाउस के बाहर मेरे 2 आदमी मिलेंगे। वो तुम्हें इस जंगल से दूर जाकर छोड़ेंगे। उसके आगे का रास्ता तुम्हें खुद तय करना है, क्योंकि उसके आगे मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। बस ये मान लो, तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं अस्वस्थ की पहुंच से दूर जाने के लिए, समझ गई? कई ने भी अपना सिर हाँ में लाया और कहा, समझ गई, बस तुम मुझे किसी तरह से यहाँ से बाहर भेज दो। उसके बाद आगे का रास्ता मैं खुद तय कर लूंगी। किसी तरह से क्रिस्टी कही को फार्म हाउस के बाहर तक आकर ले गई। दरअसल क्रिस्टी अच्छी तरह से जानती थी कि इस फार्म हाउस में सीसीटीवी कैमरे कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। इसलिए उन कैमरे की नजर से बचकर बाहर आने में ही उन्हें 15 मिनट का वक्त लग गया था। फार्म हाउस की थोड़ी ही दूरी पर एक आदमी गाड़ी से टेक लगाए खड़ा हुआ था। क्रिस्टी ने हाथ हिलाकर उस आदमी को इशारा किया, तो इस आदमी ने क्रिस्टी को हाथ हिलाकर इशारे का जवाब दिया। क्रिस्टी ने कई की तरफ देखा और कहा, वो जो आदमी सामने गाड़ी के पास दिख रहा है, वहां चली जाओ। वहां मेरे 2 आदमी मौजूद हैं जो आगे तुम्हारी मदद कर देंगे। कई ने अपने कदम जैसे उस तरफ बढ़ाए तो वो 2 कदम चलकर ही रुक गई और वापस क्रिस्टी की तरफ मुड़ते हुए कहा, भले ही तुमने मेरी मदद की अपने फायदे के लिए की हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अगर फ्यूचर में कभी भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो बेशक मुझसे बेझिझक मांग लेना। मुझे खुशी होगी तुम्हारा ये एहसान उतारने में। कई की बात पर सुनकर क्रिस्टी कुछ देर चुप हो गई, फिर कहा, ठीक है, कभी भी अगर मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी तो मैं जरूर कहूंगी, लेकिन ऐसा तब होगा जब तुम यहाँ से जिंदा वापस जा पाओगी, क्योंकि अगर तुम यहाँ खड़ी रही तो जल्दी पकड़ी जाओगी, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। तो कहीं ने स्माइल करते हुए कहा, मैं अब दोबारा नहीं पकड़ी जाऊंगी, और अगर मैं पकड़ी भी गई तो तुम्हारा नाम कभी नहीं लूंगी, इस बात का तुम भरोसा रखो। कहकर कहीं ने अपने कदम उस गाड़ी की तरफ बढ़ा दिए। क्रिस्टी ने एक बार फिर अपने आसपास देखा। तसल्ली हो जाने पर वह फार्म हाउस के अंदर आ गई। कही गाड़ी के पास पहुंची। एक आदमी ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था, और जो आदमी बाहर खड़ा हुआ था उसने कही को गाड़ी में बैठने के लिए कहा। कही जल्दी से गाड़ी में बैठ गई और वो लोग गाड़ी लेकर वहां से निकल गए। उन आदमियों ने कही को यहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक हाईवे तक उसे छोड़ दिया। वो हाईवे जंगल के रास्ते से ही गुजर रहा था। एक आदमी ने कहा, बस इससे आगे हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, यहाँ से आगे का रास्ता तुम्हें खुद तय करना है। कहकर वो आदमी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। एक तो जंगल का सुनसान इलाका, हाईवे पर खड़ी हुई कही को बड़ा डर लग रहा था। इस वक्त रात के 2:30 बज चुके थे। उधर जंगल इतना घना था कि वहां जंगली जानवरों का भी इतना खतरा नजर आ रहा था। कहीं ने हिम्मत करके अपने कदम आगे बढ़ा दिए और वो हाईवे के किनारे किनारे चुपचाप चलने लगी। जंगली इलाका होने की वजह से वहां गाड़ियां बिल्कुल नजर नहीं आ रही थी, पर कहीं को हिम्मत उम्मीद थी कि कोई ना कोई तो उसकी मदद करने के लिए उसे मिल ही जाएगा। कहीं को चलते हुए करीब 1 घंटा बीत गया, लेकिन अभी तक उसे कोई गाड़ी नजर नहीं आई जहां उसे मदद मिल सके। कही अब बहुत थक चुकी थी, अब उससे चला भी नहीं जा रहा था, पर वो हाईवे के किनारे तो नहीं बैठ सकती थी। इसलिए वो किनारे से उतरकर जंगल की तरफ आ गई। हालांकि वो बहुत ज्यादा अंदर नहीं गई थी, वो हाईवे से बस कुछ ही दूरी पर थी। कई एक पेड़ के सहारे लेकर बैठ गई।
इस वक्त कही की आंखें नींद और थकान से बोझिल हो रही थी। उसे भूख भी बहुत लग रही थी। अपने परिवार और बच्चों को याद कर कही की आंखों से आंसू बह रहे थे। पता नहीं मेरे बच्चे कैसे होंगे। पता नहीं मैं जिंदा घर वापस भी जा पाऊंगी या नहीं। पता नहीं मैं उनसे वापस मिल भी पाऊंगी या नहीं। यही डर कही के अंदर उसे खाया जा रहा था। ऐसे ही सुबह के 4 बज चुके थे। सुबह के करीब 4 बजे अस्वस्थ वापस फार्म हाउस लौट आया था। जैसे ही वो नीचे हॉल में आया तो उसने देखा कि क्रिस्टी अपना सिर पकड़े हुए सोफे पर बैठी हुई है और उसके सिर से खून बह रहा था। अस्वस्थ ने अपनी आंखें छोटी कर उसकी तरफ देखा और पूछा, तुम्हारे सिर पर चोट कैसे लग गई? तो क्रिस्टी ने आंसू भरी नजरों से अस्वस्थ की तरफ देखा और कहा, जब तुम चले गए थे तो कही काफी देर से डोर को पीटे जा रही थी और चिल्लाए जा रही थी। मैंने जब जाकर दरवाजा खोलकर उससे पूछा क्या हुआ, तब अचानक से उसने बांस से एक मेरे ऊपर हमला कर दिया, जिस वजह से मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और अचानक से उसने मुझे धक्का दे दिया और रूम से बाहर निकलकर भाग गई। धक्का देने की वजह से मेरा सिर दीवार से टकरा गया और उसी वक्त मैं बेहोश होकर गिर गई। लेकिन जब मुझे होश आया तो देखा कहीं रूम में नहीं थी। अस्वस्थ ने चिल्लाते हुए कहा, क्या वो भाग गई? वो ऐसा कैसे कर सकती है? क्रिस्टी, तुमने उसे भागने कैसे दिया? क्रिस्टी ने अस्वस्थ की तरफ देखते हुए कहा, मैंने उसे भागने नहीं दिया अस्वस्थ। मैंने कहा ना, उसने मुझे धक्का दिया था। मेरा सिर दीवार से टकरा गया और मैं बेहोश हो गई थी। बस मेरी बेहोशी का फायदा उठाकर वो भाग गई। अस्वस्थ ने अब गुस्से से अब सामने पड़ी कांच की टेबल को उठाकर फेंक दिया और अपना सिर पर हाथ रखते हुए कहा, कितने बजे की बात है? तो क्रिस्टी ने कहा, करीब 2 घंटे पहले की बात है। अस्वस्थ ने जल्दी से अपने फोन से किसी को कॉल किया। इसी के साथ कई सारे आदमी हॉल में जमा हो गए। अस्वस्थ ने सभी पर चिल्लाते हुए कहा, 2 घंटे हो चुके हैं। उस कही को यहाँ से भागे हुए जंगल का पूरा कोना कोना छान मारो। मुझे कही किसी भी हालत में यहाँ चाहिए। अगर खाली हाथ लौटे तो अपनी जान से जाओगे। अब निकलो यहाँ से। अस्वस्थ का ऑर्डर मिलते ही वो सारे आदमी वहां से चले गए। अस्वस्थ भी वहां से जाने लगा। तो क्रिस्टी ने उससे पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो अस्वस्थ? तो अस्वस्थ ने कहा, उसे ढूंढने। क्रिस्टी खड़े होकर अस्वस्थ के सामने आ गई, बोले, पर उसे तो यहाँ से भागे 2 घंटे बीत चुके हैं। अब तो पता नहीं वो कितनी दूर चली गई होगी। तुम उसे कैसे ढूंढ पाओगे भला? तो अस्वस्थ ने किस्ती की तरफ देखकर कहा, इस जंगल का चप्पा चप्पा जानता हूं मैं। और ये जंगल काफी बड़ा और घना है, जो पूरी तरह से भूल भुलैया की तरह है, इसलिए वो चाहकर भी यहाँ से दूर नहीं जा सकती। बहुत जल्द मैं उसे ढूंढ लूंगा। कहकर वो निकल गया। क्रिस्टी अपने सिर पर हाथ रखे खुद से बोली, आई होप तुम काफी दूर पहुंच गई हो। अस्वस्थ की पहुंच से तुम उसकी पकड़ में ना पाओ, यही तुम्हारे लिए और मेरे लिए बेहतर होगा। अस्वस्थ के आदमी कुत्तों की तरह पूरे जंगल में कहीं को ढूंढ रहे थे। उन्होंने अपने आदमियों को भी इस काम पे लगा दिया था। वहीं अब दिन का हल्का हल्का उजाला होने लगा था, क्योंकि अब सुबह के 5 बजने को हो गए थे। कई अभी भी पेड़ से टिक कर बैठी हुई थी, पर वो गहरी नींद में नहीं थी। उसने बस अपनी आंखें बंद की हुई थी, क्योंकि कई काफी कोशिश कर रही थी कि खुद को ना सोने देने की। उसका पूरा ध्यान हर आहट पर लगा हुआ था। तभी उसे कुछ महसूस हुआ, तो कई ने झट से अपनी आंखें खोल दी और अपने आसपास देखने लगी। तभी उसे घने जंगल के अंदर से कुछ रोशनी नजर आई। कई उस रोशनी को देखकर समझ गई कि वो टॉर्च की रोशनी है। उसे समझते देर न लगी कि ये अस्वस्थ को पता चल गया है कि वो फार्म हाउस में नहीं है और उसे ढूंढने के लिए वो अपने आदमी भेज चुका है। कई अब जल्दी से खड़ी हुई और वापस हाईवे की तरफ भागी। इतनी दूर आकर वो अस्वस्थ के चंगुल में नहीं फंसना चाहती थी। वहीं कई अब बेतासा सड़क पर दौड़े जा रही थी। वहीं उसमें से एक आदमी ने कहीं को हाईवे पर जाते देखा, तो अपने आदमी से चिल्लाते हुए कहा, वो रही, पकड़ो उसे, हाईवे की तरफ भाग रही है। सभी आदमियों की नजर भी उस पर पड़ी गई थी और सभी ने उस तरफ दौड़ लगा दी, यानी हाईवे की तरफ। सो क्या कहीं को पकड़ पाएंगे अस्वस्थ के आदमी, या कहीं निकल जाएगी उसके चंगुल से? क्या होगा? क्या कहीं अपनी जान बचा पाएगी? जानने के लिए बनी रहिए हमारी स्टोरी तेरे लिए पर, जिसे लिखा है कहीं ने, द साइलेंट इंक पर। थैंक यू।